अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम फिजिक्स 301 सर्किट थ्योरी के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम कुछ पास्ट पेपर्स देखेंगे, कुछ करंट पेपर्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं इसके 2 से 3 पार्ट बनाऊंगी। ठीक है, आप ये 2-3 पार्ट जरूर देखिएगा ताकि आपकी मिड टर्म की फाइनल टर्म की फुल प्रिपरेशन हो जाए। और इसके इसको एमसीक्यूज के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे इस क्वेश्चंस के रिलेटेड, और जितने क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोग के उसके कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी। और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि फिजिक्स 301 सर्किट थ्योरी के सब्जेक्ट में आप जो है अच्छे सीजीपीए गेन कर सकेंगे। लेकिन आप लोग मेरी वीडियो फुल देखिएगा ताकि आप लोग के कोई कंसेप्ट मिस ना हो। और इसके साथ साथ अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोग के लिए और इससे अच्छी वीडियोस बना के ला सकूं। चले हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट जो है हमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक 1 4 कर्व ऑफ द डायवर्ट विच रीजन इज रिवर्स बाय साइड। तो इसमें जो है कुछ कंसेप्ट नहीं है, इसमें बस यही बताना है आपने कि 1 से 5 तक जो हमारे पास कर्व डाइवर्ट होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, कौन सा है जो रिवर्स बाय साइड होता है, तो उसमें वन रीजन वन होता है। ठीक है, सेकेंड हमें दिया हुआ है द प्रोसेस इन विच सम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स में फिल सम ऑफ द होल्स इज कॉल्ड। तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं, इसमें हमें कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसमें कुछ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कुछ होल्स को फिल करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रिकम्बिनेशन, उसको क्या कहते हैं, रिकम्बिनेशन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अप्लाइंग डीसी रेजिस्टेंस टू डाइवर्ट रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड। तो ये हमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं जब डाइवर्ट पर डीसी रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस चेंज ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमें दिया हुआ है द इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फॉर SiNge इज। तो ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन। SI का मीनिंग होता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन की शॉर्ट फॉर्म है SI। और GE हमारे पास क्या है, जर्मेनियम्स, जर्मेनियम्स। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम्स का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितना होता है, तो इसमें हमारे पास कौन कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, द क्यू पॉइंट ऑन द लोड लाइन इज द डैश ऑफ द सर्किट। तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि लोड लाइन पर क्यू पॉइंट सर्किट डैश होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द एन साइड ऑफ अ डाइवर्ट सिस्टम इज आइडेंटिफाइड एज। तो इसमें हमारे पास क्या है, कैथोड। डायोड के सिंबल्स में एन साइड्स को किस नाम पे पहचाना जाता है, जो एन होता है ना उसको किस नाम से पहचाना जाता है, कैथोड से पहचाना जाता है। ठीक है, एन आइडियल diode acts as an open switch when it is dash, when it is। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिवर्स बाय साइड। ये क्या कह रहे हैं, एक आइडियल डायोड ओपन स्विच की तरह काम करता है जब वो रिवर्स बाय साइड होता है तब। ठीक है, जब फॉरवर्ड होता है तब नहीं करता, जब रिवर्स होता है तो हमारे पास क्या होता है, ओपन स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, सेमीकंडक्टर एलिमेंट इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म में सेमी कंडक्टर एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमें कह रहे हैं आ सर्टेन ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड 2500 टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। द टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। तो इसके ट्रांसफार्मर्स हमारे पास कितने हैं, 1 और 5। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ पे उसके साथ कर लेते हैं, 5 के साथ कर लेते हैं। तो 5 की टेबल के साथ अगर हम इसको करते हैं तो 5 1 से 5 आ जाएगा, 5 5 से 25 आ जाएगा, और ये 2 0 के साथ कट जाएंगे। तो ये देखो 1 और 5 इसका आंसर है। अगर हम इसको कटिंग करेंगे ना तो उससे भी इसका आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि रेशियो जब निकालते हैं तो इसी तरह आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो 1 और 5 इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ये अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा तो मैं आप लोग को यहाँ समझा देती हूँ, देख लें।
हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ आप लोगों को पेड़ पे लेके जाती हूँ, आप वहां से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 5, सही। सॉरी, मेरी जो ना राइटिंग को जरा मुझसे ना इस पे लिखा नहीं जाता ऐसे। तो यहाँ 500 था और 2500 है ना, सही। तो हमने क्या करना है, हम इसको यूं करके डिवाइड कर सकते हैं, या इसकी काट भी सकते हैं, जैसे हमने ये दो जीरो के साथ काट लिए हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास 5 1 जा 5 आ गया, ठीक है। 5 5 जा 25 आ गया। तो 1 और 5 1:5 इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, 1:5। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें दिया हुआ है, इफ द रिटर्न रेशियो of a transformer is 5 and the secondary current is 2A, the primary current is। तो हमने क्या करना है, हम दोबारा चलते हैं प्रिंट पर और मैं इसको आपको सॉल्व करना बताऊंगी कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है आई प्राइमरी इज इक्वल टू प्राइमरी आई प्राइमरी, आई क्या होता है, हमारे पास करंट होता है, ठीक है। आई प्राइमरी इज इक्वल टू आई सेकेंडरी अपॉन आई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टर्न रेशियो। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब हमने आई प्राइमरी को मालूम करना होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आई सेकेंडरी हमें 2A दिया हुआ है और टर्न रेशियो हमें ये 5 दिया हुआ है। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 0.4 आएगा। इसको मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देती हूँ कि किस तरह आया है हमारे पास। तो ये देख लें आप, यहाँ पे हमारे पास 2 है और डिवाइड कर लेंगे हम 4 के साथ, देन हमारे पास 4 के साथ नहीं, सॉरी 5 के साथ, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 और ए का ए आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी समझ आ गया होगा। देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें दिया हुआ है, एनालाइजिंग द फॉरवर्ड बेस by side regions of our junctions to divert the value of a constant voltage VT is। तो ये हमारे पास होती है, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड बेस रीजन्स में जंक्शन डाइवर्ट का कंस्टेंट वोल्टेज वी टी की वैल्यू कितनी होती है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है जो हमारे पास होती है 25.02 MV, ठीक है। आई होप ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारे पास इसका ये जो हमारे पास पास्ट पेपर था जिसको हमने अभी सॉल्व किया था, करंट पेपर, उसमें ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, देन हम लोग जो है दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर द टर्न रेशियो एंड वोल्टेज रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ये क्या कह रहे हैं, ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो और वोल्टेज रेशियो के लिए कौन सा रिलेशन सही है। तो इसमें हमारे पास कौन सा रिलेशन सही है, इसमें हमारे पास ये रिलेशन सही है, N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक आप जो है हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अब इसको हम जो है बारी बारी देखेंगे, ठीक है। चले हमारे जो है ना 12 MCQs के कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं और इसके रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इसको इजीली इस मेथड से सॉल्व करके इसके आंसर, करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मैंने आप लोगों को 12 क्वेश्चंस करवाए थे, ये इस बार आप लोगों के जो क्विज 2 हुआ था उसमें ये सारे MCQs आ चुके हैं, तो इसीलिए मैंने ये MCQs आप लोग को सॉल्व करवा के दिए ताकि आप लोग की अगर एग्जाम्स में ये आ जाते हैं तो आप लोग इसको इजीली जो है इसके करेक्ट ऑप्शन लगा के इसमें मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 12 MCQs में से कुछ MCQs आप लोग के पेपर्स में आ सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है हमने सेकंड जो है वो पेपर जो है वो सॉल्व किया है, जिसको अब हम देखेंगे और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, इसमें हमें क्या कह रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें हमें कह रहे हैं कि इफ वी कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें, द कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटर्स विल बी। तो हमारे पास क्या होगा, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। तो ये हमें बताना है कि हर एक कैपेसिटर्स का सम के बराबर होगा, ठीक है। पेज नंबर 22 में दिया है, इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, हर एक कैपेसिटेंस का सम के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इन एन
एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द मेजोरिटी कैरी आर, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। एन टाइप कंडक्टर्स मटेरियल्स में मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, तो इसमें हमारे पास मेजोरिटी कैरियर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, पेज नंबर 122 पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जिसमें हमें कह रहे हैं सेमीकंडक्टर एलिमेंट इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड, इसका प्योर फॉर्म कौन सा है सेमीकंडक्टर का, तो इसका है इंस्टेंट। ये मेरे पास ऊपर भी आया हुआ है था, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेपर सॉल्व करवाया है, उसमें भी यही एमसीक्यूज था जो दोबारा रिपीट हुआ है। मैंने आपको कहा था ना कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसी का ही हमारे पास ये दोबारा से रिपीट हुआ है। देखें, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एन एलिमेंट विच 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन हैज एटॉमिक नंबर वैल्यू, तो ये हमारे पास 6 वैल्यू होती है, जिसमें 6 प्रोटॉन होंगे 6 न्यूट्रॉन होंगे, तो उसके एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कह रहे हैं एस्ट्रोपीज ऑफ एन एलिमेंट हैव, एस्ट्रोपीज के जो है कितने, इनके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, इसमें मास नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन योर फ्लैश लाइट, तो ये हमारे पास क्या है, द बैटरी सप्लाइज द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच मूव थ्रू द वायर्स, तो ये हमें आपके फ्लैश लाइट के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए क्या सही है, तो इसके लिए क्या सही है, हमारे पास बैटरी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सप्लाई करती है जो वायर में मूव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, इफ वी कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटर्स विल बी, तो यही क्वेश्चन हमें ऊपर दिया हुआ था, क्वेश्चन 1 था इस पेपर का, जो जिसमें हमारे पास दिया हुआ था सीरीज की जगह दिया था पैरेलल। अगर हम 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करें तो इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, इसमें ये है। लेकिन दूसरा जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें ये था कि अगर हम 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनका कंबाइंड क्या होगा, तो ये क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हमारे पास यहाँ पैरेलल लिखा होगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। और अगर हमारे पास ये दिया होगा कि यहाँ सीरीज लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हर एक कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल्स का सम। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ उसकी तरफ, हैंडआउट की तरफ, जिसमें आप लोग को सीरीज और पैरेलल की मैं आपकी पहचान करवा दूं कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल F। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं पेज नंबर 22 पे दिया है, हम पेज नंबर 22 पे आ गए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें सीरीज और पैरेलल में क्या है। देखिए, अब सीरीज वाले ये हैं। ठीक है, ये हमारे पास है पैरेलल, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, जब पैरेलल में होगा तो हमारे पास क्या है, इफ वी कनेक्ट एन capacitors in parallel the combined effect of all these capacitors is equal to the sum of individual capacitors। देख लें आप, यही दिया हुआ है। और अगर हमारे पास ये पैरेलल सीरीज में हुआ, if we connect n capacitors in series the reciprocals of combined effect of all these capacitors is equal to the sum of reciprocals of individual capacitors। देख लें आप, अगर हमारे पास पैरेलल में होगा तो वो इस तरह होगा, C इक्वल इज इक्वल टू 1 C1 प्लस C2 प्लस C3 और हमारे पास CN तक आएगा, इस तरह होगा। और अगर पैरेलल में हुआ, सीरीज में हुआ, हमारे पास क्या है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और सो 1/CN। ठीक है, ये सो ऑन चलता जाएगा। आई होप ये आप लोग को समझ आ गया होगा कि ये क्यों इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह होगा। आप लोग को पेज नंबर भी आगे मेंशन है, अगर आप लोग को कुछ समझना है तो आप पेज नंबर देख के जो है आप हैंडआउट से भी देख सकते हैं। चले, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टर्न रेशियो एंड वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, तो यही क्वेश्चन शायद ऊपर आ चुका है, जिसमें हमारे पास है N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1। चाहिए, पेज नंबर 144 पे दिया हुआ है। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा फॉलोइंग रिलेशन ट्रू है फॉर टर्न रेशियो एंड वोल्टेज रेशियो फॉर ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो और वोल्टेज रेशियो ट्रांसफार्मर में, तो इसमें हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1। ठीक है, चले, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज करंट ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इज कॉज्ड बाय, तो ये हमारे पास डोपिंग इम्प्योरिटी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं, रेक्टिफिकेशन इज द
प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन किसका प्रोसेस है, ये हमारे पास है कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी। कन्वर्ट क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये क्या है, रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस में हमारे पास क्या कन्वर्ट होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द क्लिपिंग लेवल इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय, तो ये हमारे पास है नी वोल्टेज ऑफ द डायोड। यानी हमें ये क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि क्लिपिंग लेवल किस चीज पर डिपेंड करता है, तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, डायोड की नी वोल्टेज पर, यानी नी वोल्टेज ऑफ द डायोड। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं विदाउट अ डीसी सोर्स अ क्लिपर एक्ट्स लाइक, तो ये हमें कह रहे हैं अगर डीसी सोर्स ना हो तो क्लिपर किस तरह काम करता है, तो क्लिपर जो होता है वो रेक्टिफर्स की थ्रू काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या कह रहे हैं, एवलांच की ब्रेकडाउन इज प्राइमरली डिपेंड ऑन द फेनोमेनन ऑफ हमारे पास क्या है, कोलिजन। यानी ये हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कि एवलांच ब्रेकडाउन का फिनोमेना किस पर डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास कोलिजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं 3 बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ अ बैटरी। ठीक है, एक 3 जो है हमारे पास बल्ब दिए हुए हैं। ठीक है, जो हमारे पास कनेक्ट है किस पे, एक बैटरी पर। व्हाट वुड हैपन इफ एनी वन बल्ब इज ओपन, तो ये हमें क्या कह रहे हैं, ये हमें ये कह रहे हैं कि अगर 3 बल्ब एक बैटरी के सीरीज पर कनेक्ट हो और कोई एक बल्ब ओपन हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें हमारे पास यहाँ दिया हुआ है नो करंट विल फॉलो, करंट फ्लो नहीं होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है द बेस रीजन्स ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज। अच्छा, इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसके रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ये भी आप लोग देख लें। इन अ सीरीज सर्किट्स देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ अ करंट टू फ्लो, द करंट विल फ्लो थ्रू ईच गुड लैम्प, इफ एनी लैम्प ओपन ब्लो देन द सर्किट इज ब्रोकन एंड करंट फ्लो स्टॉप। तो ये हमें क्या कह रहे हैं, अगर इस तरह हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर हम एक बल्ब को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह हमें क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम इसका जो है ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास इफ अ सीरीज सर्किट्स देयर इज ओनली वन पाथ फॉर अ करंट टू फ्लो, द करंट विल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 25 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है द बेस रीजन्स ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज, तो ये हमें क्या कह रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर का बेस रीजन कैसा होता है, तो ये हमारे पास होता है वेरी थिन एंड हेवीली डोप्ड विद होल्स। तो ये क्या होता है, बहुत पतला और हेवीली डोप्ड विद होल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके साथ मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, आप लोग ये भी देख लें, ये आप लोग एक दफा पढ़ लीजिए। अगर आप लोग को क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो आप लोग जो है शॉर्ट में आ सकता है तो आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं। पीएनपी टाइप द ऑपरेशन ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज essentially identical to that of an PNP transistor except that the polarities of a based voltage are reversed and the main current carrier and holds the instance of electrons. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमारे पास है कन्वर्टिंग 12 वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स, वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड करंट सोर्स विल बी। तो ये हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि अगर 12 वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करें तो उसका करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, उसकी करंट वैल्यू क्या होगी, तो इसकी करंट वैल्यू हमारे पास होगी 3 MA, ये वाली है। ठीक है, 3 MA, 12 वोल्टेज सोर्स इंटू करंट सोर्स, 12 वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये वाली यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट सोर्स, और आगे क्या है, वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड करंट सोर्स विल बी। तो करंट सोर्स में जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो 3 MA इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम भी बना के दिए ताकि आप लोग इसको देख के जो है इसका करेक्ट ऑप्शन
चूज कर लें। ठीक है, इसको देख के आप समझ लें कि करंट सोर्स इसका कौन सा वाला है। तो ये हमारे पास इसके साथ जो बना हुआ है, ये फर्स्ट वाला हमारे पास इसका करंट सोर्स है। ठीक है, 3 MA। तो इसको जो है यहाँ पर अगर हमने कभी ये मालूम करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो V हमें क्या, वोल्टेज हमें 12 दिया हुआ है, और ये हमारे पास R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास 4 है। तो हम क्या करेंगे, 12/4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 MA आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट दूसरा पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2 पेपर सॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी, अब हम तीसरा पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो है ना पेज नंबर 9 लिखा है और पेज नंबर 8 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है ना मिड टर्म के जो है सिलेबस है, फाइनल टर्म के नहीं है। तो ये जो 2 MCQs दिए हैं ये आप लोग को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मिड टर्म के हैं और ये फाइनल टर्म के नहीं है। पहले ये होता था ये पेपर जो है ना 2009 का है। पहले ये होता था कि ना 1 से लेकर 45 तक लेक्चर सारे आते थे फाइनल में, लेकिन अब ये होता है, अब फाइनल में जो है मिड टर्म का सिलेबस होता है 1 to 22 और फाइनल का होता है 23 to 45। तो ये जो है काफी ओल्ड पेपर जो है वो मैंने सॉल्व किया है, तो इसलिए ये 2 MCQs आ गए हैं इसमें, तो ये आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी हमारे पास लेक्चर 5 से लिया गया है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। इसमें लिखा हुआ है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर मटेरियल टू प्रोड्यूस्ड मोर करंट इज कॉल्ड। तो ये वाला जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 29 से लिया गया है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में ज्यादा करंट प्रोड्यूस करने के लिए इम्प्योरिटीज ऐड करने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें दिया हुआ है फॉर PN जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बेक। पहले हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा होता बैकवर्ड और अब आगे फॉरवर्ड, तो इसमें हमारे पास क्या है, मोर फॉरवर्ड करंट फ्लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। हमारे पास PN इंजेक्शन के फॉरवर्ड बेस कंडक्शन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है। ठीक है, पेज नंबर 176 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायोड इज डायोड हमारे पास क्या है, 1 वे कंडक्टर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है इन फॉरवर्ड बेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन डायोड करंट वैल्यू इज। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है, ये I इज इक्वल टू ISE अपॉन V अपॉन VT। तो ये हम देख लेते हैं पेज नंबर 129 129 129। ठीक है, फॉरवर्ड बेस कैरेक्टरिस्टिक जो गिरा, फॉरवर्ड बेस कैरेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास ये वाला है, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, आप ये देख लें, ये वाला है I इज इक्वल टू IEV अपॉन NVT। ठीक है, लेक्चर नंबर 31 में है ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर फिजिकली एसोसिएटेड। प्राइमरी और एंड सेकेंडरी जो होते हैं वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वो हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकली एसोलेटेड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। A certain transformer has 500 turns in the primary winding and 2500 turn in the secondary winding. The turn ratio is। इसी तरह हमारे पास ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमारे पास प्राइमरी और मालूम थी, हमने क्या मालूम करना था, सेकेंडरी। यहाँ पेन पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ, हमने प्राइमरी मालूम करना, सेकेंडरी और टर्न रेशियो हमें मालूम था। तो हमने क्या किया था, सेकेंडरी अपॉन टर्न रेशियो को हमने डिवाइड किया था, तो हमारे पास ये आंसर आया था। तो इसी तरह हमने इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है
सेकेंडरी भी मालूम है, प्राइमरी भी मालूम है, हमने रेशो मालूम करना है इसका, टर्न रेशो। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है N2/N1। तो N2 हमारे पास क्या है, यानी सेकेंडरी हमारे पास क्या है 2500, ये हम लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 500 लिख लेंगे। तो 2500 डिवाइडेड बाय 500, तो हमारे पास 5 आंसर आएगा, तो हम इसको 0.5 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफार्मर विल बी आउट ऑफ फेज व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद इनपुट वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, इफ n denotes the total number of nodes when number of nodal equation in nodal analysis will be, तो ये हमारे पास होगा नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू n-1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, जब हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर अ सर्किट कंटेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड एनी रिमाइनिंग करंट सोर्स इज, तो ये वाला हमारे पास पहले भी आ चुका है, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो हम इसका क्या है, मेड जीरो बाय रिप्लेसिंग व्हेन देम बाय ओपन सर्किट, ठीक है। ये मैंने ऊपर भी आपको समझा चुकी हूँ, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये वाला भी ऊपर आ चुका है, द PIV ऑफ a half wave rectifier circuits when with a shunt capacitors filter is VM, तो ये भी हमारे पास आ चुका है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फिल्टर इज टू, तो ये हमारे पास होता है रिमूव रिपल्स फॉर द रेक्टिफाइड आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बेस रीजन्स ऑफ PNP ट्रांजिस्टर्स इज वेरी थिन एंड हेवली डॉप्ड व्हेन होल्स, ये भी हमारे पास ऊपर आ चुका है, रिपीटेड है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, voltage multipliers are usually used in low current high voltage application, एग्जाम्पल हमारे पास इसका है कैथोड रे ट्यूब इन टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है द करंट फ्लो अक्रॉस द बेस्ड इमिटर्स जंक्शन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर्स ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेनली होल्स। इसके अलावा हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर आप लोग ये लिख सकते हैं, PNP टाइप्स, the operations of PNP transistors is initially identical to that of an NPN transistor, except that the polarities of the base voltage are reversed and the main current carriers are whole instead of electrons. एक PNP ट्रांजिस्टर का अमल असल में NPN ट्रांजिस्टर्स के अमल से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस बेस्ड वोल्टेज की पोलरिटीज उलट हो जाती हैं और इनमें करंट कैरियर होल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बजाय, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें दिया हुआ है इन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल द मेजॉरिटी कैरियर्स आर, तो ये हमें क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, तो इसमें होल्स होते हैं, पेज नंबर 122 में दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है विच लाइट बल्ब विल नॉट ग्लो इन गिवन सर्किट, ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें कौन सी लाइट है जो ग्लो नहीं करती है, ठीक है। तो हमने इसमें देखना है, तो इसमें हमें दिया हुआ है बल्ब 3, जो बल्ब 3 है ना ये ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये देखें इसकी वायर जो है वो कट गई है, तो ये ग्लो नहीं करेगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें दिया हुआ है 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ अ बैटरी, 3 बल्ब जो सीरीज के बैटरी में लगे सीरीज में, व्हाट वुड हैपन इफ एनी वन बल्ब इज ओपन, अगर हम एक बल्ब ओपन करेंगे तो क्या होगा, नो करंट विल फ्लो, तो करंट ये वाला रिपीट हुआ है तो करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। और इसके अलावा इसमें जो है शॉर्ट भी आ सकता है आपके पास, उसमें आप जो है ये लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को ये फाइल चाहिए हो तो मैं आप लोग को फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगी, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी अपने पेज का और अपना जो चैनल है मेरा उसका और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक से दे दूंगी, वहां से आप लोग जो है ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल भी, वहां से आप लोग को ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें दिया हुआ है इन नॉर्मल ऑपरेशन एंड NPN ट्रांजिस्टर्स कनेक्ट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हैज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द बेस एट द लोअर पोटेंशियल देन द इमिटर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है द वैल्यू ऑफ IA फॉर गिवन सर्किट इज,
आई ए की जो हमारे पास यहाँ सर्किट दिया हुआ है, गिवन सर्किट है हमारे पास, उसकी आई और ए की वैल्यू क्या है? तो आई और ए की वैल्यू हमारे पास है -3a, ठीक है, ये वाली है। तो ये इसमें माइनस क्यों आया है? क्योंकि ये नीचे वाले जो होता है ना, अगर ऊपर एरो जा रहा है तो ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे की तरफ माइनस है। तो यहाँ पर जो है नीचे की तरफ माइनस या 3a दिया हुआ है, तो हमने जो है ना -3a लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए आई और ए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, देखो मेरे नीचे की तरफ आ रहा है, जो एरो दिया हुआ है नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो प्लस ऊपर आएगा और माइनस नीचे होगा, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ इसलिए माइनस लगाया है, -3 है। अक्रॉस विच रेजिस्टेंस मोर वोल्टेज इज ड्रॉप्ड, तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सेम, अक्रॉस बोथ, ठीक है। एनी सीरीज सर्किट इज वोल्टेज डिवाइडर एंड पैरेलल सर्किट इज करंट डिवाइडर। नेक्स्ट पेपर हमारे पास है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 11 से लिया है, तो इसीलिए ये हमारे पास मिड टर्म का है, हम इसको स्किप कर देते हैं। इसके बाद वाला भी हमारे पास मिड टर्म का है और थर्ड भी मिड टर्म का है। 4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं? 4 क्वेश्चन में कह रहे हैं द इमीटर करंट इज ऑलवेज, इमीटर करंट हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन कलेक्टर करंट से, कलेक्टर करंट से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहे हैं इन PNP ट्रांजिस्टर्स द P रीजन्स आर, तो ये हमारे पास है इमिटर्स एंड कलेक्टर, पेज नंबर 176 से लिया गया है। उसके बाद हम 2011 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास है लीकेज करंट ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इज कॉज्ड बाय, तो ये हमें कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर डायोड का लीकेज करंट किस वजह से होता है? तो ये डोपिंग इम्प्योरिटी की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर अ सर्किट कंटेनिंग इंडिपेंडेंट सोर्स एनी रिमाइनिंग वोल्टेज सोर्स इज, तो ये हमें क्या कह रहे हैं? ये हमें कह रहे हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम के मुताबिक इंडिपेंडेंट सोर्स वाले सर्किट्स में किस वोल्टेज सोर्स को क्या किया जाता है? शॉर्ट सर्किट लगाकर जीरो कर देते हैं, ठीक है। मेड जीरो बाय रिप्लेसिंग देम बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फिल्टर इज टू, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है रिमूव रिपल्स फ्रॉम द रेस्टिफाइड आउटपुट। तो ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, जो मैं ऊपर समझा चुकी हूँ वो दोबारा आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये भी हमारे पास सारे रिपीटेड हैं जो ऊपर समझा चुकी हूँ, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नीचे चलते हैं। ये वाला भी अभी मैंने समझाया है। और नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल ड्रम का 2004 का फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द correct terms an electronic device that is capable of storing a charge for a long time, तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चार्ज को लंबी मुद्दत तक स्टोर कर सकता है, तो वो कौन सा होता है? वो कैपेसिटर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो ये क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? तो इसका वोल्ट होता है, ठीक है। ये भी पेज नंबर 8 से लिया गया है, तो ये हमारे पास मिड टर्म का है, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद है, ये भी मिड टर्म से लिया है, 34 पेज नंबर। उसके बाद हमारे पास ये है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दैट द मेजॉरिटी कैरियर्स आर, तो ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेज नंबर 122 में दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये वाला जो है ये भी मिड टर्म का है, इसको हम छोड़ देते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पेपर की तरफ। 2003 में जो पेपर है आया है वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या करें? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज बिल्ड अपॉन हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स, तो इसके बेसिक यूनिट 7 होते हैं। इस ये भी जो हमारे पास फाइनल टर्म का नहीं है, मिड टर्म का है। एब्सोल्यूट जीरो कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये भी आप स्किप कर दें, पेज नंबर 1 से है। इसके बाद वाले भी ये आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द प्रोसेस वेयर बाय चार्ज पार्टिकल्स मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड,
तो ये हमारे पास पेज नंबर 121 पे है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्रिफ्ट। उसके बाद हमारे पास है फॉस्फेरियस इज अ डैश एलिमेंट। फॉस्फेरियस एक किस्म का किस किस्म का एलिमेंट्स है? तो वो किस किस्म का एलिमेंट है? पेंटावॉलेंट एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद है द करंट फ्लो थ्रू द डाइवर्ट व्हेन इट इज अ रिवर्स बेस इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें से कोई सा भी नहीं है। तो ये हमें ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इसमें कोई सा भी नहीं है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद वाला हमें दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास है इंडक्टेंस, पेज नंबर 19। ये भी हमारे पास मिड टर्म का है। इन द अबव करंट वैल्यू ऑफ I0 विल बी। I0 जब होगा तो क्या होगा? 1। ये जो 1 दिया हुआ है 1, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। सर्किट विल बी सेम इन सीरीज सर्किट हमारे पास सेम होगा सीरीज में, ठीक है। अब हम 2006 के पेपर को देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट है ये मिड टर्म का है, ये भी मिड टर्म का है। ये वाला देख लेते हैं। while calculating R current source in the circuit are replaced by open। पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है replaced by open। in parallel circuits all components must in parallel circuits में सारे जो components होते हैं तो वो क्या होने चाहिए? have same potential difference। इसका सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पेज नंबर 34 पे ये भी मिड टर्म का है। उसके बाद है द क्लिपिंग लेवल इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय, ये मैंने ऊपर भी आपको समझाया था, नी वोल्टेज ऑफ द डाइवर्ट, ये वही है। उसके आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है द डिप्लेशंस regions of p-n junctions is formed when forward base is applied to it, ठीक है। पेज नंबर 123 पे है। के बाद है द डीसी लोड लाइन ऑफ आर ट्रांजिस्टर कैन बी ड्रॉ इफ वी नो इट कट ऑफ एंड डैश पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्शन। इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है। डीसी लोड लाइन कैन बी ड्रॉ ऑन टू दीज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व टू शो ऑल द पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर फ्रॉम फुली ऑन टू फुली ऑफ, ठीक है। उसके बाद है द फिल्टर इज सिंपली अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन डैश विद द लोड रेजिस्टेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है पैरेलल। पेज नंबर 159 पे दिया हुआ है। जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन द डैश रीजन। तो ये हमारे पास है ब्रेक डाउन। अ टनल डायोड इज ऑलवेज बेस नॉन ऑफ देम। यहाँ हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। यहाँ हमारे पास हमारी जो है MCQs की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बखबर पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।